देखें, हम लोग ये देख रहे थे कि एक तरह का फॉर एग्जांपल कि आपका HMG को ए रिडक्टेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता होता है। HMG को ए रिडक्टेज जो एंजाइम होता है वो जनाब आपका HMG को ए को मेविलोनेट के अंदर चेंज करता होता है। एक मिनट स्क्रीन शो करवा देता हूँ मैं। अब ये जो मेविलोनेट होता है ये क्या काम करता होता है। मेविलोनेट जो होता है वो जनाब एक तरह का, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस, अच्छा जी। अब ये जो मेविलोनेट होता है ये क्या काम करता होता है, ये एक तरह का कोलेस्ट्रोल होता है। ये क्या होता है? एक तरह का कोलेस्ट्रोल होता है। अब फॉर एग्जांपल हम अगर कोई ड्रग यूज करें जो कि HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर ड्रग हो, ये वाली ड्रग हो, ठीक होगा, HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर ड्रग हो, तो फिर क्या होगा? HMG को ए जो होगा क्या वो मेविलोनेट के अंदर चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब जब HMG को ए मेविलोनेट के अंदर चेंज नहीं होता तो फिर क्या होता है? वो जनाब आपका कोलेस्ट्रोल नहीं बनता। तो हम ऐसे बंदे के अंदर यूज करते होते हैं जिनको एक तरह का कोरोनरी हार्ट डिजीज हो और इसके साथ साथ आपका एक तरह का जो बॉडी है, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ा हो। आपने बहुत ज्यादा बंदे होंगे जिनको हार्ट की डिजीजेज होती हैं, इवन तक कि अगर किसी बंदे को पहले हार्ट अटैक भी हुआ हो ना तो हम उसके अंदर भी HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर ड्रग यूज करते होते हैं जिनके एंड के ऊपर स्टेटिन आता है, स्टेटिन ग्रुप्स की ड्रग्स आती हैं। तो आपने कहना है कि स्टेटिन ग्रुप्स की जो ड्रग्स होती हैं वो HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर्स, HMG को रिडक्टेज को ब्लॉक करती हैं। जब HMG को रिडक्टेज जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा तो आपका HMG को जो होगा वो जनाब मेविलोनेट के अंदर चेंज नहीं होगा। जब आपका HMG को मेविलोनेट के अंदर चेंज नहीं होगा तो आपका कोलेस्ट्रोल नहीं बनेगा। जब आपका कोलेस्ट्रोल नहीं बनेगा तो सिंपल सी बात है कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल ये जनाब आपका लिपिड LDL इनकी सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक हो गया बच्चों? अब देखें, ये तो आप लोगों ने यहाँ से देख लिया, इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है। HMG को रिडक्टेज इन मतलब कि ये ड्रग्स जो होती हैं जो स्टैटिन ग्रुप्स की ड्रग्स होती हैं, इनका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि एक तरह का, ओहो किधर गया भाई, एक मिनट यार। इनका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बुरे लिपिड्स हैं ना उनको कम करना। जो भी बुरे लिपिड्स होते हैं उनको कम करना, जैसा कि LDL एक बैड लिपिड है, VLDL एक बैड लिपिड है, ट्राइग्लिसराइड एक बैड लिपिड है, ठीक होगा, इन सब को ये कम करता है। और एक अच्छा जो लिपिड होता है उनका लेवल को बढ़ाना। अच्छा जो लिपिड होता है वो कौन सा होता है? वो होता है HDL। तो आपने ये कहना है कि ये HDL के लेवल को इंक्रीज करता है, बाकी जितने भी LDL होते हैं उन सब के लेवल को कम करता होता है। ठीक होगा बच्चों? उसके बाद ये जो ड्रग्स होती है ना, हम पता है कब देते होते हैं? हम पेशेंट को ये कहते हैं कि रात को सोने के टाइम लेनी होती है। उसकी वजह पता क्या होती है? रात को सोने के टाइम इसकी अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होती है, अच्छी अब्जॉर्प्शन होती है। नंबर वन, आपने रात के सोने के टाइम पेशेंट को कहना होता है कि आपने ये तब लेनी होती है। उसके बाद इसके एक साइड इफेक्ट होता है, वो ये होता है कि ये जनाब आपका मायोपैथी करवाती होती है। ठीक हो गया? ये यानी कि मतलब जब बंदा चलता है तो उसके मसल्स के अंदर पेन होती है, तो आपने कहना है कि ये जनाब मसल्स पेन करवाती है, मसल पेन करवाती है ये ड्रग। उसके बाद हिपैटोटॉक्सिक है, कौन सी होती है आपकी? एक तरह की हिपैटोटॉक्सिक होती है। तो ये था जनाब बच्चों HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर्स। तो आपने ये कहना होता है कि HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो ड्रग्स होती है वो HMG को जनाब आपका मेविलोनेट के अंदर चेंज नहीं करने देती। जब मेविलोनेट के अंदर चेंज नहीं होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। जब आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होगा उसका लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद आपने कहना होता है कि देखें ये जितनी भी होती हैं ये आपका एक तरह का इसका इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने बच्चों ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब ये जो आपका LDL का जो लेवल है वो जनाब आपका मतलब कि HDL जो हो गया, LDL जो हो गया, HDL को बढ़ाती है, अच्छे लिपिड को, बुरे लिपिड्स को ये कम करती होती है। फिर आपने कहना है कि इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो हिपैटोटॉक्सिक होते हैं और इसके साथ साथ ये जनाब आपके हिपैटोटॉक्सिक और उसके बाद मायोपैथी करवाती है। एक MCQज आता होता है, वो कौन सा MCQज है कि आपका, चौधरी जैन तुम्हारा माइक ऑन, अपने आपको म्यूट करो। आपका ये जो HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो ड्रग्स होती हैं ये किस वक्त आपकी सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी करवाती हैं, सॉरी मायोपैथी करवाती हैं? तो आपने इसका जवाब ये देना होता है कि ये मायोपैथी तब करवाती होती हैं जिस वक्त हम फाइब्रेट्स के साथ ये यूज करते हैं। फाइब्रेट्स आगे जाकर हम ड्रग यूज पढ़ेंगे कि हाँ जी जनाब फाइब्रेट्स क्या होती हैं। बच्चों फाइब्रेट्स जो होती हैं वो भी आपकी एक तरह की मायोपैथी करवाती है। अब फाइब्रेट्स को और इसको अगर हम दोनों को एक साथ यूज करें तो इसके नतीजे में क्या होता है? इसके नतीजे
नतीजे में जनाब आपकी एक तरह की मायोपैथी होना शुरू हो जाती होती है। तो आपने फाइब्रेट्स के साथ इसको यूज नहीं करना। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि हाँ जी जनाब फाइब्रेट्स के साथ आप यूज क्यों नहीं करते, तो आपने ये कहना है कि फाइब्रेट्स के साथ हम इस वजह से यूज नहीं करते क्योंकि ये जनाब आपकी मायोपैथी ज्यादा करवाती है, मायोपैथी के ऊपर इफेक्ट करती होती है। तो देखें बच्चों, HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर्स ड्रग होती हैं। LDL को कम करना, HDL को ज्यादा करना, ट्राइग्लिसराइड को कम करना। आगे क्या, इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ द HMG कोई टू मेवलोनेट, a कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर, हाई LDL रिसाइकलिंग, लो मोर्टेलिटी इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कभी भी किसी भी बंदे को हार्ट अटैक हुआ होगा ना, तो उसके अंदर ये ड्रग लाजमी देते होते हैं डॉक्टर। वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब आपने ये ड्रग लाजमी यूज करनी है। उसके बाद कहता है हिपैटोटॉक्सिक होती है, LFT को रीअरेंज करती है, मायोपैथी होती है, स्पेशली यूज विद फाइब्रेट्स। ये आपका MCQ आता होता है कि फाइब्रेट्स और नायासिन के साथ अगर यूज करोगे तो ये ज्यादा काम खराब करती है। आगे आगे आ जाओ बच्चों, आगे हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है जनाब आपकी बाइल एसिड रेजिन्स क्या होती हैं, वो आपने देखना है। देखें, आपने ये देखना होता है कि फॉर एग्जांपल आपका ना सीन ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल ये जनाब आपका स्टोमिक है, ठीक है। उसके बाद ये जनाब आपकी इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन के अंदर जो बाइल होता है ना उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। इंटेस्टाइन के अंदर जो बाइल होता है उसकी क्या होती है, एक तरह की रीअब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब देखें, ये बाइल एसिड रेजिन्स जो होती है ना, जिसको हम कहते हैं कोलिस्टेरामाइन आता है, उसके बाद जनाब आपने कहना होता है कोलिस्टिपोल आता है। ये वाली जो ड्रग्स होती है इनका मेन काम पता क्या होता है? इन सारी ड्रग्स का जो मेन काम होता है ये इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट करती हैं, ठीक हो गया। अब बच्चों ये क्या करेंगी, इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट करेंगी। जब ये इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट करेंगी तो इंटेस्टाइन के अंदर से बाइल की अब्जॉर्प्शन को रोक देंगी। अब देखें ये क्या काम करेंगी कि बाइल की अब्जॉर्प्शन को रोक देंगी। आपने कहना बाइल की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब बाइल की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो बाइल का लेवल आपके ब्लड के अंदर ज्यादा नहीं होगा बल्कि कम हो जाएगा। तो आपने कहना होता है कि बाइल एसिड रेजिन्स जो होते हैं जिसके अंदर कोलिस्टेरामाइन, कोलेस्ट्रिपॉल, कोलेस्ट्रॉल, ये जो होती हैं इनका मेन जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो ये होता है कि ये जनाब आपकी इंटेस्टाइन से बाइल एसिड को एक तरह का एब्जॉर्ब करने से रोकती है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये कहना है कि जब इसका एक तरह का जी कोल वाली जितनी भी ड्रग्स हैं, कोल वाली जितनी भी ड्रग्स हैं वो सारी की सारी बाइल एसिड में आती है। आपने इस तरह याद करना, कोल वाली जो भी होती है ये सारी कोल। आप अगर याद नहीं होता क्योंकि मुश्किल है थोड़ा सा, कोलिस्टेरामाइन हो गया, क्लविसमैन हो गया, ये सारी आपने कहना जिसके शुरू में कोल आता है ना वो जनाब आपकी बाइल एसिड रेजिन्स होती हैं। अब देखो ये इफेक्ट किसके ऊपर कर रही है, ये जनाब GIT के ऊपर इफेक्ट कर रही है। तो GIT के अंदर डिस्टर्बेंस काज करेगी कि नहीं करेगी? सिंपल सी बात है, ये GIT डिस्टर्बेंस काज करती है, नंबर 1। नंबर 2 ये क्या काम करती होती है बच्चों? नंबर 2 ये काम करती होती है, आपने कहना है कि देखें जब बाइल जो होगा वो जनाब आपका ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, बाइल जो होगा उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो आपका बाइल का मेन काम क्या होता है? बाइल का मेन काम होता है कि आपके फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं उनकी जनाब एब्जॉर्प्शन करवाना। तो क्या आपके फैट सोल्यूबल विटामिन की एब्जॉर्प्शन होगी? और कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी जनाब यहाँ पे आपकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, क्या वो वहां पे एब्जॉर्प्शन होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो ये वाले जो बंदे होते हैं जो जनाब आपका बाइल एसिड रेजिन्स यूज करते होते हैं, इनके अंदर ये होता है कि बाइल एसिड जो होता है वो तो लेवल कम होता ही होता है, GIT के अंदर डिस्टर्बेंस भी होती है। नंबर 3 आपने जो बात करनी होती है, आपने ये कहना है कि इन लोगों के अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी आती होती है। वो MCQs पूछते होते हैं कि हाँ जी जनाब आपकी ऐसी कौन सी ड्रग है जिस ड्रग के अंदर आपके फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? तो आपने कहना होता है कि बाइल एसिड रेजिन्स जो होती है ये ग्रुप्स की वो ड्रग्स होती है जो फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी करवाती हैं। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि कैसे, आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब ये बाइल को रीअब्सॉर्ब नहीं होने देती। जब बाइल आपका रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो आपका जो फैट सोल्यूबल जितने के जितने होंगे वो सारे भी रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे, वो भी जनाब स्टूल के अंदर जाएंगे। तो इस वजह से ये जनाब आपकी फैट सोल्यूबल की मतलब कि फैट सोल्यूबल डिफिशिएंसी करवाती होती है, ठीक है बच्चों। अब आगे आ जाओ, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। देखें आपने कहना है, ये देखें ये जनाब सारी ड्रग आ गई। कोल वाली याद करने का तरीका सिंपल, कोल है, कोल को याद रखें। प्रिवेंट इंटेस्टाइनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड, ठीक होगा। लीवर मस्ट यूज कोलेस्ट्रॉल टू मेक मोर। आगे क्या है, GI अपसेट होगा, लो अब्जॉर्प्शन ऑफ द अदर ड्रग्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर भी क्या LDL कम होगा, HDL ज्यादा होगा, ट्राइग्लिसराइड भी इसके अंदर ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपने कहना इसके अंदर HDL क्या होगा, एक तरह का ज्यादा होगा। तो HDL एक गुड लिपिड होता है, अगर वो ज्यादा होता भी है तो उसका कोई मसला नहीं होता। अब देखें बच्चों, ये था एक तरह का। एक और ड्रग होती है जो कि इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट करती है। ये दोनों ड्रग्स जो है वो इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट करेंगी। पहली एक ड्रग ने इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट किया, कोल वाली, ठीक हो गया, वो बाइल एसिड को ब्लॉक करती थी। अब एक ड्रग जो है वो हम इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट करेंगे, उसका नाम है एजिटिमाइब, ठीक हो गया। ये एजिटिमाइब जो होती है वो जनाब कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को रोकती है।
ये किसकी एब्जॉर्प्शन को रोकती है? ये कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को रोकती है। ये वाली जो ड्रग है कोल वाली, ये किसको रोकती है? ये जनाब आपकी बाइल एसिड की एब्जॉर्प्शन को रोकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हाँ जी जनाब अजीटिमाइब का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो ये होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या काम करती होती है? ये कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को रोकती है। अब बच्चों जब आपका कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब नहीं होगा और ये कहाँ पर इफेक्ट हो रही है? ये भी जनाब आपका एक तरह का इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट हो रही है। तो आपने क्या कहना होता है कि हाँ जी जनाब ये जनाब आपका इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट होगी तो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट करेगी, जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है। ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते होते हैं। जीआईटी अपसेट होता है, डायरिया हो सकता होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये भी आपकी हिपैटोटॉक्सिक होती है, लेकिन कभी कभी करती है हिपैटोटॉक्सिक। और हिपैटोटॉक्सिक होने की वजह से ये जनाब आपके एलएफटी जो होते हैं वो बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपने क्या कहना होता है? ये क्या होती है? एक तरह के हिपैटोटॉक्सिक होते हैं। सबसे मेन चीज जो है ना इन जितनी भी ड्रग्स हैं, इन सारी ड्रग्स के अंदर जो सबसे मेन चीज है वो होता है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइड इफेक्ट। ये बात आपने याद रखनी। बाकी जो चीजें वो तो सेम है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो, और उसके बाद साइड इफेक्ट, इसमें से क्वेश्चंस आते होते हैं। अगर बच्चों आपसे कोई बंदा पूछता है कि हाँ जी ना विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग जो है वो जनाब आपका ब्लॉक करती है, वॉइस इशू, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। ओके, अगर आ रही है तो अब देखो, आपने देखना है कि हाँ जी जनाब कौन सी ऐसी ड्रग होती है जो जनाब आपकी कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को रोकती है। तो आपने कहना है अजीटिमाइब, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब इसकी वजह से क्या होता है? लेफ्ट जो होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते होते, डायरिया होता है, वो मैंने बता दिया कैसे। यहाँ पे देखो, प्रिवेंट कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन एट द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रश बॉर्डर्स, ठीक हो गया बच्चों। आगे क्या है? रेयर आरएफटी, और उसके बाद डायरिया काज करती होती है। बाकी वही चीजें, एलडीएल को कम करना, एचडीएल को ज्यादा करना, कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को कम करना। आपने यही बातें आपने आगे लगानी। आगे आ जाओ बच्चों, फाइब्रेट्स क्या काम करते होते हैं? ये जो ड्रग्स है ना फाइब्रेट्स, और उसके बाद नायासिन, और उससे सबसे पहले जो होती है वो जनाब आपकी एक तरह की एचएमजी कोई रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो ड्रग्स होती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है कि एचएमजी कोई रिडक्टेज और उसके बाद फाइब्रेट्स, ये दोनों मायोपैथी करवाते हैं। इस वजह से दोनों को साथ देना, बहुत सीवियर मायोपैथी हो सकती है, तो हमने नहीं देनी होती, ठीक हो गया। अब देखें इसका मतलब क्या होता है। फाइब्रेट्स जो ड्रग्स होती हैं, आपने ये कहना होता है आपके एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। ये लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो होता है ये ट्राइग्लिसराइड की क्लीयरेंस ज्यादा से ज्यादा करवाता होता है, ठीक हो गया। ये दो जगह पर काम करता है बच्चों। जो आपके फाइब्रेट्स जो ड्रग्स होती है ना, ये आपकी दो जगह पर काम करती है। कैसे? इनके अंदर आपने कहना है जो फाइब्रेट्स होंगी इसके अंदर जीमोफाइब्रोजल आ जाएगी, बीजाफाइब्रेट आ जाएगी, फिनोफाइब्रेट आ जाएगी। मतलब कि ये जो फाइब्रेट ग्रुप्स की जो ड्रग्स होंगी, आपने इसको इस तरह याद करना है कि हाँ जी जनाब जो फाइब्रेट्स ग्रुप्स की जो ड्रग्स होती हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दो तरह होता है। कैसे? एक इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो इस तरह होता है कि हाँ जी जनाब आपका एक तरह का मतलब कि आपने कहना होता है कि लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी को ये बढ़ाते हैं। जब लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है तो इसकी वजह से जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो आपकी बॉडी से क्लियर होता है, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम होता है, ठीक हो गया। तो आप देखोगे कि बाकी जो ड्रग्स होती हैं वो ट्राइग्लिसराइड को कम तो करती हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ी, कौन सी? एचएमजी को रिडक्टेज ड्रग्स, उसके बाद कोल वाली, उसके बाद बाइल एसिड वाली यानी कि कोल वाली, उसके बाद आपने पढ़ी अजीटामाइब। ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम तो करती थी, लेकिन उतना ज्यादा ये कम नहीं करेगी जितना ज्यादा के फाइब्रेट्स करती होंगी। तो आपने देखना है कि फाइब्रेट्स होती हैं ये जनाब आपके ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बहुत ज्यादा कम करती हैं। नंबर वन, एक इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है। दूसरा एक इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये आपका एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते होते हैं पीपीएआर अल्फा, ठीक हो गया। ये आपका जब एंजाइम एक्टिव होता है तो इस एंजाइम की एक्टिवेशन के जरिए आपके एचडीएल की सिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा होती है। अब जो एचडीएल होता है वो क्या होता है? वो जनाब आपका गुड लिपिड होता है, ठीक हो गया। आपने क्या कहना होता है? एचडीएल क्या होता है? आपका एक तरह का गुड लिपिड होता है। तो आपने क्या कहना है कि इसके अंदर एचडीएल का जो लेवल होता है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम क्या देखते होते हैं कि फाइब्रेट्स जो होती हैं इनके अंदर हम दो चीजें देखते हैं। कौन सी दो चीजें देखते हैं? एक हम जो चीज देखते हैं फाइब्रेट्स के अंदर वो ये देखते होते हैं कि हाँ जी जनाब ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बहुत ज्यादा कम करना। दूसरा हम जो देखते होते हैं वो जनाब हम ये देखते होते हैं कि हाँ जी जनाब आपका एक तरह का दूसरा हम ये देखते होते हैं कि एचडीएल के लेवल को बहुत ज्यादा करना, ठीक होगा। ये दो चीजें आप लोगों ने देखनी है कि हाँ जी जनाब ये करते होते हैं। अब देखो बच्चों, ये आपकी कौन सी होती है फाइब्रेट्स के अंदर? जीमी फाइब्रोजल, उसके बाद बीजा फाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट, ये वाली ड्रग्स होती हैं। इनका साइड इफेक्ट क्या होगा? एक तो साइड इफेक्ट आपको बताना चाहिए। इनका साइड इफेक्ट ये होगा कि हाँ जी जनाब आपका एक तरह का मतलब कि ये जनाब आपका
मायोपैथी करवाती है, ठीक होगा, मायोपैथी करवाती है, शाबाश। दूसरा ये कहाँ काम करेगी, देखें, ये जनाब आपने दूसरी ये बात करनी होती है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रोल है ना उसके लेवल को थोड़ा सा बढ़ाती होती है। क्या होती है, कोलेस्ट्रोल के लेवल को ज्यादा करती है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल के लेवल बढ़ेगा तो सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है? कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से सबसे जो बड़ा इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है? फीमेल के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये मेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? गाल स्टोन होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होता इतना जितना गाल स्टोन होता है, ठीक हो गया। तो आपने गाल स्टोन के अंदर क्या पढ़ा होगा, जैसा कि आपने पढ़ता होता है कि हाँ जी जनाब, आपके एक कोलिलिथासिस जो होती है उसके अंदर वो क्या कहता है, फीमेल, एक फीमेल होना, उसके बाद जनाब मोटी होना, यानी कि फैट का ज्यादा होना, दोनों में मायोपैथी आ रही है। डिफरेंस किसमें करा करेंगे? एचएमजी को रिडक्टर फाइब्रोसिस में, एमसीक्यूज में। देखें, एमसीक्यूज में इस तरह आप डिफरेंस कर सकते हो कि वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ सकता है। एचएमजी को रिडक्टेज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सिंपल सी बात है, एचएमजी को रिडक्टेज को ब्लॉक करती है। फाइब्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये जनाब आपने कहना होता है कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो ये होता है कि ये आपके एक तरह का लिपोप्रोटीन लाइपेज के लेवल को बढ़ाती है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को आपकी बॉडी के अंदर से ज्यादा बाहर निकालती है, और एलडीएल एचडीएल के लेवल को बढ़ाती होती है। उसके बाद ये दोनों जनाब मायोपैथी करेगी, ये आपने कहा। और इसके साथ आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, इसमें से एक जो ड्रग्स होती है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है, जिसको हम कहते हैं स्टोन्स बन सकते होते हैं। तो ये बच्चों, बाकी जब सारी चीजें जो वो सेम ही है। हम जो मेडिकल के प्रैक्टिस के अंदर यूज करते हैं वो स्टेटिन ग्रुप की ड्रग तो अन्य यूज कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होती है। और दूसरे नंबर पर जो यूज करते हैं वो फाइब्रेट्स वाली होती है, ठीक है। ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होती हैं। एलडीएल के लेवल को कम करना, एचडीएल के लेवल को ज्यादा करना, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बहुत ज्यादा कम करना। तो ये सारा देखा। यहाँ पर जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था हमने, दो तरह करता है क्या, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम के लेवल को ज्यादा करता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ाता है, क्लियर करता होता है, ठीक हो गया। एक्टिवेट पीपीएआर अल्फा टू इंड्यूस एचडीएल सिंथेसिस, एचडीएल के लेवल को ज्यादा करेगा। मायोपैथी करेगी जी। उसके बाद हाई रिस्क विद स्टैटिन्स, आपने वही बात लिखी। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? गाल स्टोन्स करता होता है, ठीक हो गया, आपके इंजाइम की मदद से, 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये आपने याद करना है। आगे आ जाओ बच्चों, आगे जो आप लोगों ने याद करना है वो है जनाब आपका आ गया एक तरह का नायासिन। के नायासिन क्या होती है? नायासिन जो है ये जनाब आपका विटामिन बी 3 भी होता है। याद है किसी को विटामिन बी 3 के बारे में? एनीवन? हाँ बच्चों, विटामिन बी 3 नायासिन के बारे में पता है किसी को? बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था यार आप लोगों ने ये। हाँ तो क्या पढ़ा था उधर? विटामिन बी 3। वहां पर इतना ही पड़ा होगा कि एचडीएल के लेवल को बढ़ाती है, पेलेग्रा करती है, मतलब एक मल्टीपल चीजें होती है। चलो हम इधर देखते हैं कि इसका इसके साथ क्या लेना देना होता है। देखें, जो आपका विटामिन बी 3 होता है ना, जिसको हम नियासिन कहते होते हैं, नियासिन का जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो ये होता है कि ये लिपोलाइसिस को रोकती होती है। अब देखो, जस्ट आपने गौर करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल लिपोलाइसिस रुकेगी तो लिपिड क्या होंगे? एक तरह के टूटेंगे नहीं। आपके मसल्स है ना, अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसके मसल्स के अंदर लिपिड्स जो हैं वो जनाब पड़े हुए हैं। अब देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल एडिपोज टिश्यू, जो फैट के टिश्यूज हैं, अगर आपका एक तरह की वहां पे लिपोलाइसिस होगी तो क्या होगा? लिपिड्स आपके एडिपोज टिश्यू से निकलेंगे और निकल कर आपके ब्लड के अंदर आएंगे, और ब्लड के अंदर उनका लेवल ज्यादा हो जाएगा। अब इनका काम, नियासिन का ये काम होता है कि ये जनाब फैटी एसिड्स को तोड़ती नहीं है। मतलब कि जो आपके एक तरह के मतलब आप ये कह सकते होते हो कि जो जनाब आप लोगों का एक तरह का एडिपोज टिश्यू होती है, वहां पे जनाब लिपोलाइसिस करवाती ही नहीं है, लिपर्स को तोड़ती नहीं है। जब वो टूटेंगे ही नहीं तो क्या होगा? आगे बच्चों आपको पता है कि वो ब्लड के अंदर आएंगे ही नहीं। जब ब्लड के अंदर आएंगे नहीं तो क्या होगा? उसके नतीजे में बच्चों आपके ब्लड के अंदर इसका लेवल बढ़ेगा ही नहीं। दूसरा, ये वीएलडीएल के लेवल को भी कम करती है। तो आपने ये कहना है ये एचडीएल के लेवल को ज्यादा करेगी, एलडीएल के लेवल को कम करेगी, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करेगी, ये सब लेवल को ये कम करती होती है, ठीक हो गया। अब देखें, नायासिन का जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है? नायासिन का जो साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि अगर हम ज्यादातर लॉन्ग टर्म यूज करें तो इसकी वजह से फ्लश्ड फेस हो जाता है। उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया हो जाता होता है। ये भी आपने लिखना है। ये एमसीक्यू जो साइड इफेक्ट वाले ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के अंदर आ जाता होता है। हाइपरग्लाइसीमिया, उसके बाद हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया, ये दो बच्चों इनके साइड इफेक्ट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपने याद करने हैं, ठीक हो गया। और फ्लश्ड फेस, कोई बंदा बता सकता है कि इसके अंदर जो फ्लश्ड फेस होता है वो किस वजह से होता है? हाँ जी,
प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है या फिर एक तरह का किसी और की वजह से होता है? नियासिन के अंदर जो साइड इफेक्ट होता है, जो वेजो फ्लशिंग फेस जो होता है, वो किस वजह से होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। शाबाश साहब, ये एमसीक्यूज आता होता है कि हाँ जी जनाब, आपका नया सीन के अंदर जो आपका आ रहा होता है वो क्या होता है? आपने कहना प्रोस्टाग्लैंडिन। तो हम अगर किसी बंदे के अंदर फ्लश्ड फेस हो रहा होगा तो हम क्या देंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉकर। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉकर जो होते हैं वो कौन सा होता है? नॉन स्टीराइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक होगा, ये आपने कहना होता है। तो यही बच्चों चीज लिखी हुई है, इसको एक बार पढ़ना है आप लोगों ने। काम करता है ये, ज्यादा करता है ये, काम करता है इनहिबिट लिपोलाइसिस, ये आपको पता चल गया कि लिपोलाइसिस को कम करता है। दूसरा क्या होता है? वीएलडीएल की सिंथेसिस को कम करता है। आगे देखो, फ्लश्ड फेस होती है, कम हो सकता है एनसेड यूज करने से। हाइपरग्लाइसीमिया हाइपरयूरिसीमिया भी करता था। ये अब रहेगी सिर्फ एक, ये लास्ट वाली इतना इंपॉर्टेंट, इसको याद करने का फायदा भी नहीं इतना उसका। ठीक है, PCSK9 इनहिबिटर्स क्या होती हैं? देखें बच्चों, आपके ना आपके एक तरह का एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है एलडीएल रिसेप्टर्स। ठीक हो गया, एलडीएल रिसेप्टर्स होता है। ये वैसे जो बेहतरीन टॉपिक जो करने वाला है ना, ये आपका बायोकेमिस्ट्री के साथ करने वाला है। लेकिन अब आपका बायोकेमिस्ट्री हम पता नहीं वो वाला पोर्शन कब करेंगे, तो इस वजह से अभी हम ये सेपरेट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इस तरह होता है कि आपका एक तरह का एलडीएल के रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक तरह के एलडीएल के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एलडीएल को तोड़ते होते हैं। ठीक हो गया, आपने कहना एलडीएल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एलडीएल को तोड़ते होते हैं। ये अगर रिसेप्टर्स है एलडीएल के जो इसको तोड़ने का काम करते हैं। अब देखें, अगर हम जो ड्रग यूज करते हैं जिनका नाम क्या है आपका, एक तरह का PCSK9 इनहिबिटर्स ड्रग्स है। ये PCSK9 इनहिबिटर्स ड्रग्स पता काम क्या करती है? ये एलडीएल के जो रिसेप्टर्स होते हैं ये जनाब आपका ब्लॉक कर देती होते हैं। ठीक हो गया, जब एलडीएल के रिसेप्टर्स जो होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा? अब एलडीएल टूटेगा नहीं। क्या होगा? एलडीएल जो होगा वो जनाब आपका ज्यादा से ज्यादा जो होगा वो ब्लड से रिलीज होगा, आपके ब्लड से निकलेगा। तो आपने कहना होता है कि ये जनाब आपके एलडीएल रिसेप्टर्स की डिग्रेडेशन को इनएक्टिवेट कर देते हैं, एलडीएल रिसेप्टर्स को तोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये जनाब आपका एक तरह का एलडीएल रिसेप्टर्स की डिग्रेडेशन हो जाएगी तो एलडीएल टूटेगा और उसके बाद क्या होगा? ये जनाब आपके ब्लड के अंदर ही रहेगा। लेकिन इसके नतीजे में क्या होगा कि ये सारे का सारा जो एलडीएल है ये पूरी बॉडी के अंदर ये जनाब बचाता है, इसको तोड़ने से बचाता है। जब तोड़ने से बचाएगा तो पूरे का पूरा एलडीएल को ये आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करेगा। तो आपने क्या कहना है कि ये एलडीएल को पूरी बॉडी से एक्सक्रीट करता है। अब देखें, जैसे भी आपकी इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एलडीएल को कम करना, ये मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब आपने देखा कि हाँ जी जनाब, इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एलडीएल को कम करना है। तो आप जितनी भी ड्रग्स पढ़ोगे, अगर देखोगे कि सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी ड्रग होती है जो एलडीएल को कम करती है, तो आपने क्या कहना है? PCSK9 इनहिबिटर्स ड्रग्स। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखें, इन एक्टिवेशन ऑफ एलडीएल रिसेप्टर डिग्रेडेशन, हाई रिमूवल ऑफ एलडीएल फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, मेल्जिया करवाता है, डिलीरियम करवाता है, डायमेंशिया और अदर क्या होता है? न्यूरोकोग्निटिव इफेक्ट होते हैं। तो ये बच्चों तक कुछ आपके एक तरह के लिपर लोडिंग एजेंट्स है। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना आगे कंटिन्यू करते हैं।